जय हिंद। कैसे हैं आप दोस्तों? आज के इस वीडियो में आप एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंतर्गत क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 जानेंगे। चैप्टर का नाम है घर्षण, यानी कि आज फ्रिक्शन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप जानेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का चैप्टर होने वाला है, क्योंकि कल अगर आपने कल की चैप्टर देखा होगा 11 नंबर चैप्टर, तो उसमें मैंने आपसे बल और दाब की बात की थी और बल और दाब को पढ़ाते हुए मैंने आपको पढ़ाया था संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल के अंतर्गत भी मैंने दो पढ़ाया था और कितना आराम करें। उनमें के बाद फिर मैंने असंपर्क बल पढ़ाया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, इन सभी के बारे में। आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि जो असंपर्क बल था उसमें मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक आपको बताना है। एक हमने पढ़ा था संपर्क बल के अंतर्गत पेशीय बल, दूसरा कौन सा बल था वो आप बता दीजिए, ठीक है। तो जब कल क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे तो जहाँ पर घर्षण बल आया था वहाँ पर आपको बस एक छोटी सी ब्रीफिंग दी गई थी और बताया गया था कि घर्षण बल जो है दो वस्तुओं के विपरीत दिशा में लगता है, दो वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद वहाँ पर लगता है। तो उसी घर्षण बल को उस चैप्टर में भी लिखा गया था कि घर्षण बल की विस्तृत जानकारी अगले चैप्टर में करेंगे, है ना। तो वही आज का चैप्टर नंबर 12 ओवरऑल और न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं उसके अनुसार चैप्टर नंबर 9 है, लेकिन मैं ओल्ड और न्यू को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तो ये टोटल 12वीं चैप्टर है। क्लियर? तो आज घर्षण बल पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए चलते हैं हम आज की चैप्टर की ओर। और वीडियो आपको पसंद आएंगे, आपके काम के लिए हैं, आपके लाइफ को बदलने के लिए ये एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन है। तो बस आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आइए तो हम घर्षण की पहले थोड़ी सी कहानी जानें। तो आप अक्सर रोड पे चलते होंगे, रोड पे चलते हैं तो आपके पैर और नीचे रोड के बीच में एक बल लगता है जो घर्षण बल कहा जाता है। आप अगर चलते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, तो साइकिल में ब्रेक मार करके साइकिल को आप रोक सकते हैं। ये साइकिल की चक्का और ब्रेक के बीच में एक घर्षण काम कर रहा है, इस कारण वो लुढ़कता है या चलता है। आप कोई गेंद को ज़मीन पे फेंकते हैं तो फेंकने के बाद कुछ दूरी के बाद वो गेंद रुक जाता है, कि कारण क्या है कि गेंद और ज़मीन के बीच में एक संपर्क बल काम किया जो एक दूसरे के विपरीत काम करता है, तो गेंद कुछ दूरी पर जाके रुक जाता है। ये देखिए कि जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वो गिर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केले के छिलके और पैर के बीच में घर्षण बल की कमी हो जाती है, चिकना हो जाता है, इस कारण से। तो इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। तो आइए हम आज के अध्याय को शुरू से समझना शुरू करते हैं। तो ये है आपका घर्षण बल। घर्षण बल का अंतर्गत क्रियाकलाप दिए गए हैं, आपको ये क्रियाकलाप यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई किताब रखा हुआ है, इसको या तो आप पकड़ के इधर खींच सकते हैं या फिर किसी किताब को पीछे से धक्का मार करके इसको इधर सरका सकते हैं। यानी कि हर हाल में आप जब इसको सरकाते हैं तो क्या होता है? घर्षण बल लगता है। यानी घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्लियर? आइए, तो कह रहा है, अब आपका यहाँ से शुरू होता, आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे, लिखते चलें। कह रहा है आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। क्या कह रहा है? घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के बीच कार्य कर रहा था। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या वो यह पृष्ठों के चिकनेपन पर भी निर्भर करता है? आइए हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ देखते हैं, ये सभी क्रियाकलाप है, आपको डायरेक्टली याद नहीं रखना है। कौन कौन से कारक है वो जानने का हम प्रयास करें
तो आपके कारक में जो डायरेक्टली दिया गया है वो यहाँ दिया गया है कि क्या सेल द्वारा चली दूरी किसी पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ पर चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। इसके बारे में जानकारी आपको जुटाना है। सेल वाली उदाहरण यहाँ दी गई है, आप देख सकते हो। ये एक छोटा सा ढलान बनाया गया, ढलान बना करके इसको यहाँ से लुढ़काया गया तो यह सेल यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ये क्रियाकलाप पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है, आप खींच सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। और हम पहले जान लेते हैं कमानीदार तुला आखिर क्या होता है। आपने इस तराजू को ऐसा देखा होगा बहुत बार। तो ये क्या है, तो कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता, मतलब फैल जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आसांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त हो जाता। ये है कमानीदार तुला। इसमें आप किसी वस्तु को लटकाते हैं तो ये जो हुक है, ये वाली जो दिख रहा है, ये कहीं पर आकर के रुक जाएगा। जहाँ आकर रुकेगा हम समझेंगे उतना केजी ये वजन है। क्लियर, आगे चलिए। बूझो कह रहा है कि मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूंगा। रेगमाल का एक टुकड़ा लपेट करके जब वो करेगा तो क्या होता है, आइए समझते हैं। कहता है घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे में के भीतर धस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे या रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होगा। ध्यान देंगे, अगर पृष्ठ रुक्ष हो यानी कि खुरदरा हो तो घर्षण बल अधिक होगा, अगर पृष्ठ चिकनी हो तो घर्षण बल कम होगा। क्लियर, याद रहेगा, याद रखेंगे। ये देख लो पृष्ठ अनियमितताएं, इसके बीच में जो है पुस्तक का मेज और पुस्तक का पृष्ठ और मेज के पृष्ठ में थोड़ी बहुत जो अनियमितताएं हैं यही घर्षण बल को प्रभावित करता है। आइए, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। अगर उसको बलपूर्वक हम दबाएंगे तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप करके जो आपके लिए काम का नहीं है, आप यहाँ देखिए। कह रहा है किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति, ध्यान देंगे, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। क्या कह रहा है, यदि रुकी हुई वस्तु को विराम से गति में लाना है तो गति प्रारंभ करने की स्थिति पर में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। क्या कह रहा है, जो बल होता है वह स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। क्या है कि किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। क्लियर, कर जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस जाते हैं, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। क्या कह रहा है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। बात समझ गए, क्या समझे कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो ये सवाल पूछा जाता है, कभी आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा या दे रहे होंगे या सेट प्रैक्टिस बना रहे होंगे तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपके, और बोलता है निम्न में से कौन प्रबल बल है, कौन दुर्बल बल है। तो यहाँ पर एक बल आपका समझ में आ गया कि सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण मतलब जैसे ससरता है सांप वाला,
तो कह रहा है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो ये दो बल आपको दिख गया। सर्पी घर्षण जो होगा वो स्थैतिक घर्षण से कम होगा, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी में क्या होता है कि किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि मान लिया जाए कोई भारी गाड़ी है, उसको धक्का देना होता है। जब गाड़ी रुका होता है तो उसको धक्का देना कठिन हो जाता है। क्या होता है? कठिन हो जाता है। लेकिन जब वो चलता रहता है और चलने के क्रम में जब आप उसको धक्का देते रहेंगे, तब आप क्या देखेंगे कि वो गाड़ी आसानी से चल गया रहेगा और ऐसा लगेगा जैसे कि आप ही उसको धक्का मार रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये क्या होता है? गति में रहे हुए वस्तु को गतिमान करना आसान होता है। अब है हमारा घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। ठीक है, घर्षण क्या है? हानिकारक है लेकिन ज़रूरत भी है। तो आइए जानते हैं। कहता है घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है, ये घर्षण के कारण होता है। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझना अगर चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं खुद यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे कि कुछ बता दूं यहाँ से। कह रहा है यह भी ज्ञात देखिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है। ये सभी कारण है घर्षण के कारण। अब यहाँ समझे। कहते हैं यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती, न ही उन्हें रोका जा सकता और न ही दिशा परिवर्तन की जा सकती थी। क्या कह रहा है? यदि सड़क और वाहन के टायर के बीच में घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता था। आपने देखा होगा अगर टायर जो है वो पूरी चिकनी हो जाती है, घिस जाती है, तो उसको हम घर्षण मतलब धक्का मारते तो जल्दी जाता भी नहीं, चक्का ही घूमना शुरू हो जाता है, ग्रिप नहीं बनता। दूसरा कि अगर गति है और उसको हम रोकना चाहते तो रुकता नहीं, स्लिप कर जाता है। तो ये सभी क्या है? घर्षण के कारण ही होता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण ना हो तो। क्या समझे? कोई भी वस्तु को अगर हम गति दे दें और वहाँ पर घर्षण हो ही ना तो वो क्या होगा? वो रुकेगा ही नहीं। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। ये देखिए घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, है ना। देखिए एकदम चिकना हो गया हम, सेम लाइक मेरे जैसा। मेरा भी जूता घिस गया है, समझे। चलते चलते स्लिप मार देता है रोड पे भी। हाँ, और ग्राउंड पे जाते खेलने तो ग्राउंड पे तो और भी गिरते, बुदुक बुदुक गिरते। आइए, तो क्या कह रहा है? इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, चाहे वह पेंच, बॉल, बेरिंग, जूते के सोल ही क्यों ना हो, ये सभी घिस जाते। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल की घिसी पिटी सीढ़ियाँ भी देखी होगी, जरूर देखे होंगे आप। तो ये सभी क्या है? घर्षण के हानिकारक के कारण होता है। घर्षण से उष्मा भी उत्पन्न हो जाती है, ये भी आप ध्यान दिए होंगे कि जब आप अपनी हथेली को कुछ देर तक एक दूसरे को रगड़ते हैं तो आपको क्या होता है? गर्मी महसूस होता है ना। फिर ये माचिस को आप जब जलाते हैं तो घर्षण महसूस होता है ना। यानी कि घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। घर्षण बढ़ाना और घटाना हम किस पे निर्भर करेंगे? तो ये देख सकते हो आपके पास टायर है, जूता तथा टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जा सकता है। ग्रिप जो बना होता है, ये ग्रिप देखिए ट्रैक्टर का है, आप इससे ग्रिप बना सकते हैं और घर्षण अधिक कर सकते हैं। उसके बाद और क्या देखेंगे आप? कुछ वैसा है नहीं। कैरम बोर्ड जब आप खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं। कहता है जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट, ये तीन शब्द याद रखेंगे, तेल, ग्रीज और ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों यानी कि भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। तो चिकनाई के लिए हम किसका किसका प्रयोग करेंगे? तेल, ग्रीज और ग्रेफाइट का। आगे देखो, ये कैरम बोर्ड देख रहे हैं, इसमें 3 लोग हैं,
जानते हैं इसका शिकार ये मेरी दीदी है, ये मेरे भैया हैं, और मैं भोला भाला यहाँ बैठा हूँ। देखो मुझे देख ले लो खेलने ही नहीं देती थी, खुद में टुई टुई मारते रहती, मुझे नहीं देती थी। ये दोनों बदमाश आदमी, ये देखो देखो ये कितना मुस्कुरा रही है चुड़ैल जैसी, हमको खेलने नहीं देती थी। और इनको देखिए ये कैसे बैठे हैं लाट साहब जैसा और मैं अब मासूम बच्चा बैठा हूँ इधर हाथ मोड़ के देख रहा हूँ, गुस्से में मुस्कुरा भी रहा हूँ। चलो है ना, मजाक कर रहे हैं, लेकिन छोटों के साथ ऐसा शिकार हो जाता है। दो बड़े लोग अपने में करने लगते हैं, छोटों को छोड़ देते हैं, लेकिन प्यार भी करते हैं। आइए, तो कहता है गतिशील पुर्जों यानी कि भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपासन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। घर्षण कम करने वाले यानी कि जो अभी हमने पढ़ा तेल, ग्रीज, ग्रेफाइट, ये सभी। ग्रेफाइट का उदाहरण बहुत पूछा जाता है कि ग्रेफाइट का प्रयोग किस में काम आता है, तो स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग आता है। कह रहा है कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। तो वायु की गद्दी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं स्नेहक के रूप में। किसका? वायु की गद्दी, वायु की गद्दी। और क्या जाने हम? तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट। ठीक है, अब आगे बूझो क्या सोच रहा है। करे कि क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? तो पहली कार्य कदापि नहीं, मतलब घर्षण कभी पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है। मतलब घर्षण कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। अब है कि पहिए घर्षण कम कर देते। क्या है? पहिए घर्षण कम कर देते। अपने अटैची वगैरह इसको देखो, ये मेरे भैया हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है, ये लोटनी घर्षण यहाँ पे प्रयोग हो रही है ना। गोल गोल घूम रहा है तो आपको अटैची खींचना आसान हो जाता। ठीक, फिर है बेलनाकार आकृति, ये वाली आप देख सकते हो, 2-3 पेंसिल किताब के नीचे लगाओ, उसको खींचो तो ये आराम से थोड़ा आसानी से ये गतिशील करता है। तो ये लोटनी गति के कारण होता, मैंने हाईलाइट कर रखा है। लोटनी गति के कारण घर्षण कम हो सकता। आप ओवरऑल इतना याद रख सकते हैं। कहता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। क्या है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है, यानी कि लोटनी जो गति है वह घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जरा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या है? अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है। यही कारण से घर्षण कम करने के लिए, क्योंकि लोटनी घर्षण सर्पिक घर्षण से कम होता। अब ये भी ध्यान रखना है, लोटनिक घर्षण सर्पिक घर्षण से कम होता। उधर हमने स्थैतिक घर्षण पढ़ा था, स्थैतिक घर्षण जो है वह भी सर्पिक घर्षण से कम होता है, अभी पढ़ा था ना। तो ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी पॉइंट आप यहाँ पर पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे। यहाँ देखो, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से बहुत कम होता है। ठीक है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, सर्पी घर्षण स्थैतिक से कम है। और यहाँ पर अब कह रहा है, कहाँ गया, यहाँ समझो यही था ना। हाँ, अब कह रहा है कि लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। बात समझ गए? सर्पी घर्षण स्थैतिक से कम है। किससे है? स्थैतिक से कम है। लेकिन अब कह रहा लोटनी घर्षण सर्पी से कम है, यानी कि अब यहाँ आगे में आ जाएगा लोटनी घर्षण, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका थी है, तो स्थैतिक का। बात समझ में आ गया? लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है और सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण से स्थैतिक घर्षण से कम होता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, भूलना मत, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्पी घर्षण जो है
घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम है। किससे? स्थैतिक घर्षण से कम है। ठीक, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम है। और यहाँ कह रहा है कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम है। लोटनिक घर्षण सर्पी से घर्षण से कम है। यानी कि आप इसको अगर हम कहें आपको कि क्रमागत रूप से घटते क्रम में लिखिए, तो घटते क्रम में अगर हम लिखेंगे तो पहले स्टैटिक घर्षण आ जाएगा, उसके बाद हमारा सर्पी आ जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसके बाद लोटनिक आ जाएगा। बात समझ गए? पहले स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर लोटनिक, ये घटते क्रम है। कौन सा क्रम है? घटते क्रम में। तो कह रहा है कि क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा नाभि हब के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग करके सामान्य उदाहरण होता है। ये सभी आप देख सकते हो, बॉल बेरिंग घर्षण कम कर देते हैं। अब आता है तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या है? आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैस तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। गैस और द्रव को हम विज्ञान में तरल के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल डालते हैं। यानी कि तरल का मतलब क्या? तो गैस और द्रव, ये जो है दोनों इस पे तरल से गति घर्षण बल लगाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। याद रखना है, तरल यानी कि गैस द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। क्या करें? किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। क्या कह रहा है? किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, किसी भी तरल यानी कि कौन सा? गैस और द्रव पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष यानी कि समान गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है यानी कि द्रव और गैस में, तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। तो ये भी याद रखना है कि घर्षण बल में ऊर्जा का हानि होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृति के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में इन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। कैसे? तो समझिए, कहता है पक्षी तथा मछली तरल में गति करते हैं। पक्षी यानी जो हवा में, और मछली जो पानी में, है ना, तो गैस और पानी में तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। इसी को देख करके हमने क्या बनाया? वायुयान। तो वायुयान की आकृति को आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह से आपको दिखाई देगा। ये देख लीजिए, पक्षी के समान जो है वायुयान बनाए गए हैं, है ना। और इस प्रकार यह होता है चैप्टर समाप्त। बोले थे आपको छोटा सा चैप्टर है। वीडियो पसंद आया होगा, जो मेन पॉइंट होगा आप समझोगे। अब आप समझेंगे प्रमुख शब्द आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव सवाल भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रमुख शब्द में आपने बॉल बेरिंग पढ़ा। बॉल बेरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो घर्षण कम करने के लिए। क्या करने के लिए? घर्षण कम करने के लिए। कर्षण क्या है? तो तरल। घर्षण क्या है? तरल में हुए लगने वाले घर्षण बल को हम कर्षण कहते हैं। ठीक है। तरल घर्षण क्या है? तो तरल घर्षण में आप वही अभी जो हमने जाना, गैस और द्रव में जो घर्षण होता है वो तरल घर्षण कहलाता है। घर्षण के बारे में आपने जाना था कि दो वस्तुओं के बीच में विपरीत दिशा में लगता है। अंतःबंधन मतलब दोनों के बीच के जो बॉन्डिंग है वो स्नेहक जो है चिकनाहट प्रदान करता है, घर्षण कम करता है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रेफाइट का आप नाम याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप वायु की पन्नी का नाम याद रखेंगे, यानी कि वायु भर देना। उसके बाद आप ग्रीस का नाम याद रखेंगे। उसके बाद आप तेल का नाम याद रखेंगे।
ठीक है। फिर लोटनी घर्षण है। लोटनी घर्षण जो है ये क्या है, ये लोट करके चक्का पर चलता है। सर्पी घर्षण जो ऐसे चलता है, और स्थैतिक घर्षण जो स्टैटिक चार्ज के कारण चलता है। तो सबसे कम घर्षण कौन सी है, लोटनिक है, फिर सर्पी है, फिर स्थैतिक है। यानी कि सबसे ज़्यादा पावर स्थैतिक में, फिर दूसरा सर्पी में, तीसरा में लोटनी घर्षण। यानी कि घर्षण कौन कम करेगा, सबसे कम घर्षण करता है लोटनी घर्षण। और ये होता है समाप्त। अब आप जानेंगे आपने क्या सीखा। तो कहता है कि घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है या दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, याद रखेंगे। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है और लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर यानी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है, और जूतों की तली तथा वाहन के टायर घर्षण बढ़ने के कारण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय यानी कि हानिकारक होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जाता है, मुख्य रूप से ग्रेफाइट। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनी घर्षण कार्य करना आरंभ कर देता है। लोटनी घर्षण और सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो ये होता है समाप्त। आपके लिए एक पहेली है, आप चाहें तो इस पहेली को आप पढ़ लीजिए और अपना काम कीजिए। ठीक है। अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। पहला है प्रश्न नंबर, उसका सवाल है कह रहा है घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच का विरोध करता है। एक दूसरे क्या है कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। किसका, गति का विरोध करता है। कह रहा है कि घर्षण पृष्ठों के डैश पर निर्भर करता है, पृष्ठों के प्रकृति पे, मतलब चिकना है कैसा है उस पे। घर्षण से डैश उत्पन्न होती है, घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा नहीं ऊष्मा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। फिर कह रहा है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता, चलो ये आप बताएंगे। मैंने 3 बताया था, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। तो हमने बताया कि लोटनी घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, कम होता है। ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया 5 सवाल, आप ये पाँचों याद रखेंगे, पूछेगा सवाल। अब यहाँ दूसरा नंबर सवाल है कि 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई, सही व्यवस्था का चयन करिए। जो अभी मैंने बताया वही सवाल है। तो हम क्या करेंगे, घटते क्रम में, लो मैंने तो सवाल पहले ही बता दिया था। घटते क्रम में अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम स्थैतिक घर्षण को रखेंगे, उसके बाद सर्पी को, उसके बाद लोटनी को। घटते क्रम बोलेगा तो स्थैतिक, सर्पी, लोटनी। लेकिन जब हम कह देते कि बढ़ते क्रम, एक मिनट, सॉरी उल्टा लगता है, बोल दिए क्या, हाँ उल्टा हो गया, ये बढ़ते क्रम वाला हो जाएगा, सुधार कर लेंगे। ठीक है। देखो ये जो है ना, मैं उल्टा ही लगा दिया, बढ़ते क्रम में। ठीक है। घटते क्रम में ये हो जाएगा लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक। ठीक है, सुधार कर लेंगे। घटते क्रम में क्या हो जाएगा, लोटनिक, फिर सर्पी, फिर स्थैतिक। और बढ़ते क्रम बोलेगा तो स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक। और कुछ है, अब यहाँ बढ़ते क्रम में कह रहा है कि आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र और तैलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम, मतलब किस पे सबसे ज़्यादा घर्षण लगेगा। तो सबसे ज़्यादा घर्षण आपका लगेगा तौलिया पे। ठीक है। उसके बाद लगेगा समाचार पत्र पे, उसके बाद आपका लगेगा सूखा फर्श पे, उसके बाद लगेगा गीला फर्श पे। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि घर्षण बल का बढ़ता क्रम, यानी कि घर्षण बल किस पे ज़्यादा होगा, मतलब कैसे धीरे धीरे फैलेगा। तो इसका उल्टा कर दीजिए,
मैंने ये सवाल को ऐसे पहले घटते क्रम में लिया। अब आप ऑप्शन खोजो, ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ कौन सा होगा। कह रहा बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, तो पहले हमको सबसे कम वाला खोजना होगा। तो इसी का उल्टा खोजो ना, संगमरमर का गीला फर्श किस में है, संगमरमर का गीला फर्श यहाँ देखो, यहाँ भी है। फिर कह रहा है संगमरमर का सूखा फर्श यहाँ भी है, यहाँ फंसा रहा। फिर समाचार पत्र, तौलिया समाचार पत्र, तो फिर समाचार पत्र फिर तौलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता क्रम बोला है तो ऑप्शन नंबर ए, घटते बोलता तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बाकी के आगे के जो सवाल है वो आपके वन लाइनर और सब्जेक्टिव है, इधर भी आपका कुछ नहीं है। और इस प्रकार आपके आधे घंटे की क्लास में ये चैप्टर नंबर 12 ना, चैप्टर नंबर 12 होता है समाप्त। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 13 के साथ। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि 2 वीडियो डेली बनाया जाए, मैं प्रयास में लगा हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण हो नहीं पाता है। अगर सुबह देख रहा हूँ तो शाम करता हूँ तो सुबह एक न एक टाइम हमको डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। ये शायद मंडे तक इस तरह के डिस्टर्बेंस रहेंगे, फिर मैं सुबह शाम करके 2 वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। ठीक है ना। मुझे भी खुद ज़रूरत है इसको जल्दी से जल्द पढ़ने तक, 10th तक की, कम से कम 10th तक मैं पढ़ाऊँगा, आपको जल्द से जल्द पढ़ाऊँगा। ठीक है, खास करके इस वीडियो को उनको ज़रूरत है जिनका BPSC ट्री का एग्ज़ाम है, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। साइंस वाले 11th 12th और 9th 10th वालों के लिए, 6 सेट वालों के लिए, तो उन लोग को भी कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 13 के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते तनी मनी शेयर वेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।